हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं शशांक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और आपको पता ही है कि हमारी मैथ क्लास में चल रहा है रेखा गणित, जिसमें हम त्रिभुज को पढ़ चुके हैं और आने वाली आकृति का नाम है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज पर। तो चतुर्भुज में जो नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा कि जो चतुर्भुज है, चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं, तो ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो जिस आकृति में चार भुजाएं आपको नजर आ जाएं, चार भुजाएं, चार रेखाएं आपस में मिली हुई नजर आ जाएं, तो बोल दीजिए कि ये वाली जो आकृति है वो चतुर्भुज है। अब त्रिभुज के अंदर तीन कोण बताए थे हमने आपको। तो जब चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं तो इसमें कोण भी होंगे, क्योंकि दो रेखाएं जब आपस में मिलेंगी तो कोण भी बनेगा। तो चतुर्भुज में कितने अंतःकोण होंगे? चार अंतःकोण होंगे। अब चार अंतःकोणों का योग कितना आएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आता था 180 अंश, ये आपने भली भांति पढ़ा था। लेकिन चतुर्भुज में कितना अंश आएगा? तो मैं आज आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिससे हम किसी भी आकृति के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं जो भुजाओं द्वारा निर्मित होगी, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई सा भी भुज हो। तो जब आप उस फॉर्मूले को पुटअप करोगे तो एक सेकंड में निकाल दोगे कि अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो फॉर्मूला होता है n-2 = 180। क्या होता है? n-2 गुणा 180 अंश। तो ये वाला मान लीजिए चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। तो हम कैसे इसमें निकालें कि इसके जो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D को जोड़ा जाए तो कितना आंसर आएगा। तो इसमें हमारी कितनी भुजाएं हैं? n क्या है? भुजाओं की संख्या। फॉर्मूले में जहां n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। तो बड़ा बढ़िया है भाई, अगर हम केवल भुजाओं से ही निकाल दें अंतःकोणों का योग तो बहुत अच्छा किया हमने। तो भुजाओं की संख्या है जी 4 - 2 गुणा 180 बराबर 4 में से 2 घटा दोगे 2 गुणा 180 बराबर आ गया 360 अंश। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग हमने कितना निकाल लिया? 360 अंश। वैसे हमें चतुर्भुज तक तो भाई याद होना चाहिए कि आखिरकार कितने त्रिभुज के अंतःकोणों का योग है और कितने चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग है। अगर आप भूल जाते हो तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, n-2 गुणा 180। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंपटीशन के लिए कि अगर हम षष्ठभुज के कोणों का योग निकालेंगे तो वो कितना आएगा। तो आप फॉर्मूले में लगा दीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। तो चतुर्भुज ऐसा आकृति जिसमें चार भुजाएं और चार कोण होते हैं और जिसके अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आगे आता है विकर्ण। अब भाई विकर्ण नया वर्ड यूज आ गया। त्रिभुज में तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि विकर्ण कोई चीज है। तो चलिए विकर्ण समझ लेते हैं। तो याद करिए विकर्ण की परिभाषा। तो दो सम्मुख कोणों को, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने। जैसे मेरे सामने आप हो और आपके सामने मैं हूं, तो हम दोनों कैसे हैं? आमने सामने हैं। तो दो सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। यानी कि अगर मेरे पास से तुम्हारे पास तक कोई रेखा खींच दी जाए तो वो कहलाएगी विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? दो सम्मुख कोणों को, अब एक कोण A था, एक कोण C था, आमने सामने, तो A और C हुए ना, A और B थोड़ा ही हुए। तो A और C को जो रेखा मिलाएगी, ये इस रेखा ने मिला दिया तो इसको हम बोलेंगे विकर्ण। ऐसे ही B के D को कोण से मिला दिया तो ये कौन सा विकर्ण बन गया? BD। कौन सा विकर्ण बन गया? BD। यानी आमने सामने वाले कोणों को जो रेखा मिलाती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। अब विकर्णों की संख्या भी निकाली जा सकती है। कैसे? तो किसी भी आकृति में
विकर्णों की संख्या जो होती है वो होती है जी आपकी n/2। कितनी होती है? n/2। क्या निकाल देंगे n/2 से? विकर्ण की संख्या। n/2 से क्या निकाल सकते हैं हम? विकर्णों की संख्या। तो अब चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? आप तो बोलोगे सर दोनों कोणों को मिला दो, कौन सा बड़ा है इसमें बताने में? एक ये विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया, 2 हो गया। तो n/2 से मान लीजिए षष्टभुज होता, अष्टभुज होता, दशमभुज होता, तब कैसे निकालते? n/2 कर देते और 4 में लगा देते 2 से। अब भुजाएं कितनी है, वो कोणों की संख्या कितनी है इसमें? 4। तो 4/2 बराबर 2। एक बात याद रखना, यहां पर जो कोण निकालते हैं वहां n भुजाओं की संख्या होती है, लेकिन जब विकर्ण निकालते हैं तो n बराबर होती है कोणों की संख्या। क्या होती है? n बराबर कोणों की संख्या। तो कोण कितने थे इसमें? 4 में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 विकर्ण आ गए, 1 और 2। तो क्लियर हो गया होगा चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है? भुजा क्या हो गई, विकर्ण क्या हो गई, सम्मुख कोण क्या हो गए। आगे चलते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। क्या पढ़ते हैं अब? चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में चतुर्भुज तो हमारे कई सारे, उत्तल चतुर्भुज हो गया, अनियमित चतुर्भुज हो गया। अनियमित यानी जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हों, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कैसी है, तो वो कहलाता है अनियमित चतुर्भुज। लेकिन हम पढ़ेंगे जो हमारे काम में आने वाले चतुर्भुज है केवल उनको। तो हमारे काम में चतुर्भुज के प्रकार में पहला प्रकार आता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा आता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर का अंतर समझ लीजिए क्या है? समान माने समान और अंतर माने अंतर, यानी कोई चीज जब समान अंतर पर होगी तो वही कहलाएगा समान अंतर। इन वो चीज है क्या? तो याद करिए, जब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने और सामने की, आमने और सामने की, सम्मुख हो गया। अब समांतर क्या होती है? समांतर होती है जी प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी आनी चाहिए, उसे हम समांतर बोलते हैं रेखा को। यानी ऐसा नहीं कि यहां तो मेरी समांतर आई यहां तक, फिर ऐसे धीरे धीरे ये टेढ़ी हो गई, अब ये समांतर नहीं है, ये वाली समांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों और उसके संगत कोण। अब संगत कौन सा हो गया भाई? संगत का मतलब है जैसे इस रेखा पर बना हुआ है ए और इसी रेखा पर बना हुआ है बी कोण, यानी जो कोण एक ही रेखा पर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं संगत। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर। अब ये चतुर्भुज आप देख लीजिए, जो AC भुजा है वो समांतर है BD के, और जो AB भुजा है वो समांतर है CD के। तो जब समांतर होंगी तो निश्चित रूप से ये बराबर भी आएंगी, निश्चित रूप से वो बराबर भी आएंगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और जिसके संगत कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला 30 अंश है तो ये वाला कितना होना चाहिए? 150 अंश। अगर ये वाला 60 अंश है तो ये वाला कौन सा आएगा? 120 अंश। लेकिन चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 अंश। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर होंगे। क्या होगा? सम्मुख कोण कैसे होंगे इसके? बराबर। लेकिन संगत कोणों का योग कितना आएगा? 180 अंश। तो क्लियर हो गया होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख, सम्मुख माने आमने सामने की भुजाएं समांतर और संगत कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या है भाई? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देख लीजिए आप, समलंब कब होगा?
ए बी एक भुजा है, इसके समांतर हमने सी डी खींच रखी है, लेकिन ए सी और डी बी आपस में समांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं नहीं, केवल और केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, कमेंट में पूछिएगा, कमेंट से आंसर आपको मिल जाएगा। आप चैनल तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में ज्ञान प्राप्त हो सके। तीसरा नंबर आता है हमारा आयत का। तीसरा नंबर क्या आता है? आयत। बहुत सिंपल है आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, क्या कह रहा हूं, जिसकी सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख का वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, तो बता भी चुका हूं कि आमने और सामने। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी प्रत्येक कोण कितने का होगा? जो चार कोण है वो 90 का, तो प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसे हम आयत कहते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी एक आकृति है, तो जिसमें देखोगे आपके ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो ये इसके सामने की ये हो गई, इसके सामने की ये हो गई, एक कंडीशन फॉलो होगी, और प्रत्येक कोण ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला भी 90 होगा, तब ये कहलाएगा आयत। क्या कहलाएगा? आयत। क्लियर हो गया होगा? इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? समकोण पर। कहां पर काटेंगे? समकोण पर। आगे वाली आकृति का नाम आता है जी वर्ग। अब वर्ग क्या होता है भाई? तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो चारों भुजाएं कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अगर ये बराबर हों, यानी चारों भुजाएं बराबर हों, पहली कंडीशन। दूसरी, ये 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। अच्छा, अब आप एक रिलेशन स्थापित करके मुझे बताइए कि आयत और वर्ग में क्या संबंध हो सकता है ना? तो आप देखोगे कि वर्ग जो है उसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर आएंगी ही, क्योंकि जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजा तो बराबर है ही है। प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो इसका मतलब क्या निकला? ये आयत भी है। जो वर्ग है वो आयत भी है। क्यों है? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो यही परिभाषा तो थी आयत की, के सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो वो आयत कहलाता है। और जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो भाई ये सीधी बात है कि आयत हो गया। क्यों? सम्मुख भुजाएं तो बराबर हो ही गई। तो प्रत्येक वर्ग, जो प्रत्येक वर्ग है वो आयत होता है। क्या होता है? आयत। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता। प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आयत में ये शर्त नहीं है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन वर्ग में ये शर्त है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आयत की केवल शर्त है कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग और आयत में समझ में आ गया होगा कि जो प्रत्येक वर्ग है वो आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। तो क्लियर हो गया होगा अब चतुर्भुज, समांतर, समलंब, आयत और वर्ग। अब इन चारों के विकर्ण आप जान गए। क्या पढ़ेंगे हम? परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसके लिए बना रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ। तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो याद से तैयारी कीजिएगा। आगे पढ़ेंगे हम
चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और परिमाप।